मैंने इससे पहले की वीडियो में भी नहीं इतना कर रखा है, लेकिन इस बार का थोड़ा सा मैंने जो है थोड़ा करवा रहा हूँ। तो क्या हम स्टार्ट करें? जी भैया। मुझे आप सबका हाँ की ही जरूरत थी। तो जैसा कि आपको ये लग रहा है ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म का लास्ट चैप्टर है। और जैसा कि ये 8 मार्क्स का आपका आता है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका डिस्कशन हम वहाँ पर भी करेंगे, डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास में भी करेंगे, बट फिलहाल मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। कहता है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कम टू एन एंड, यानी जब भी कोई एक बिजनेस जो फर्म है वो अपने एंड पे आ जाता है। एंड पे आने का मतलब है एक तरीके से खत्म हो रहा है, लास्ट स्टेज पे आ गया। when there is a discontinuance of existing relationship among the partner, then it called the dissolution of partnership firm। यानी अब जो है आपको, यानी ये कंपनी अब आगे जो है सेवा प्रदान नहीं कर रही है, या अब उनके बीच रिलेशन नहीं रहा, किसके बीच, फर्म और पार्टनर के बीच। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म जो है एंड हो चुका है। ठीक है, तो इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3-4 सालों से आपसे पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों में क्या जो है फर्क होता है। तो सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर यही है कि इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस रिमेन कंटिन्यू बट इस चेंज द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म ही बंद हो गया हमेशा के लिए। तो जब फर्म बंद हो गया तो उसमें सारे काम भी बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट अ फर्म, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, कि पुराने पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप चल रही है, इसका मतलब है बिजनेस तो चलता रहता है बट पार्टनरशिप उस समय खत्म हो गई। जैसे मैंने आपको कहा एडमिशन के टाइम पे जब कोई नया पार्टनर कंपनी में एंटर होता है तो पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। अब जो नया पार्टनरशिप बन रहा है, अब जो नया रेशियो बन रहा है, इसका मतलब है नई पार्टनरशिप चल रही है फर्म में, लेकिन फर्म आगे कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, इसका मतलब ये है कि अब फर्म हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब उसमें चाहे रेशियो घटे बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्म ही बंद हो गई है, तो अब इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। तो आपसे चार, यानी वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के कौन कौन से मोड होते हैं, कब कब पार्टनरशिप फर्म एंड माना जाता है। कि डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी जब कोर्ट ही आपको ऑर्डर दे दे कि भाई इसे बंद करो, तो आपको बंद करना पड़ेगा फर्म को। दूसरा, और ये कोर्ट कब आपको ऑर्डर दे सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि जब आप या आपकी कंपनी कोई ऐसा सामान बना रही है जिससे एनवायरमेंटल थोड़ा सा पॉल्यूटेड हो रहा है, तो कोर्ट जो है अपने फैसले में ये कह सकती है कि आप अपना फर्म बंद कर सकते हो, तो आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा है कि डिसोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये चारों पांचों पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि कब कब डिसोल्यूशन होता है। तो डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट बना दिया जाता है कि 5 साल बाद हम जो है ये फर्म को बंद कर देंगे। तो ये एग्रीमेंट जब हमारे बीच म्यूचुअली हुआ है तो ऑब्वियसली अब उसका टाइम आ चुका है, तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू भी जो हम फर्म को बंद कर सकते हैं। एंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो उस केस में भी हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड लास्ट है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कभी कभी हमें ये लग कंपलसरी कि बंद करना ही करना है, तो तो आप सबने ये पॉइंट्स लिख लिए।
क्या आपने ये 5 पॉइंट लिख लिए? अभी नहीं भैया। ये 5 पॉइंट पहले लिख लो। अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है तृप्ति की, अदरवाइज मैं तो बोल यार ठीक ही रहा हूँ। बट कोई नहीं, मैं इसको जो है अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से भी इसे देख सकते हो। बाकी मैं तो यार वैसे भी हूँ ही। तो ये आप ये 5 पॉइंट लिख लो, कब कब डिसोल्यूशन हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे भी हुए हैं और ऑलरेडी मैंने आपको ये नोट्स भी दिए हुए हैं। तो इसमें क्या लिखा है, अकाउंट अंडर डिसोल्यूशन हमें क्या क्या अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। देखो, आपको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट हम इसमें नहीं बनाते हैं क्योंकि कंपनी जब हमेशा के लिए बंद हो गई तो उसका बैलेंस शीट बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम जो है ज़्यादा फोकस सिर्फ एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट। ये पार्टनर लोन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो पार्टनर लोन हम नहीं बनाएंगे। बस हमें जो है ये 3 अकाउंट पे फोकस करना है। अगर आपसे ये तीनों पूछता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, तो ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। यानी 8 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा ये। तो इसीलिए जो है ओके। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये एंट्री। अगर आप खाली भैया बैठे इसे हो, भी लिख ली। हाँ इसे भी लिखना होगा। आप खाली बैठे हुए हैं, प्लीज आप ये एंट्री लिख लो। फिर मैं आपको समझाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, क्योंकि इसमें जो है ओनली यस, तो ऐसा है। आप जो है रियलाइजेशन एंट्री से पहले आप ये अकाउंट बना सकते हैं। ये एंट्री के लिए अभी है आपके पास टाइम, ये आप ये अकाउंट बना लो। ठीक है? आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रही है? हम्म, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है नेट की, बट खैर कोई नहीं, आपको अगर जितना अंडरस्टैंडिंग है आप उतना आप कर लो। बाकी मैं इसे जब अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से ना सेव करके फिर आप देख लेना, डाउनलोड का ऑप्शन होता है ना यूट्यूब पे, वहां आप सेव करके फिर देख लेना, आपको क्लियर वॉइस सुनाई देगी। ठीक है? तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, तो दिया हुआ होगा तो क्या करना है कि जितने भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट में से, जितनी भी एसेट है उनको ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड। ये जितनी भी एसेट है, यानी जितनी सारी एसेट होंगी, लेकिन उसमें से हमें कौन सी एसेट को नहीं लेना है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को यहाँ नहीं लेना, बैंक को नहीं लेना, एंड फिक्चर्स एसेट। फिक्चर्स एसेट का मतलब है जैसे आपका पीएनएल का लॉस हो गया,
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, यानी जो चीज़ बटने वाली होती है ना, वो यहाँ हम नहीं लेते रियलाइजेशन में, क्योंकि हम उसको जब बांट ही देते हैं तो उसको हम यहाँ क्यों लेंगे। यानी जो चीज़ बिकती है, यानी जिसको हम सेल कर सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर लेते हैं। तो जितनी भी एसेट्स होंगी उसको आप ट्रांसफर कर दो एसेट साइड, यानी एसेट के जितने भी होंगे एलिमेंट वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आ जाएंगे। और इसी का उल्टा, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आ जाएंगी। लेकिन कुछ आपको जो है लाइबिलिटीज जो है आपको नहीं लेने, जिसमें आपको लिखा हुआ है एक्सेप्ट जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पार्टनर्स लोन। यानी पार्टनर अगर कोई भी लोन देता है फर्म को, तो वो भी हमें रियलाइजेशन में नहीं लेना, क्योंकि वो पार्टनर का खुद का लोन है, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रियलाइजेशन का। तो इसीलिए जो है इसको भी नहीं लेना। तो अभी मैंने सिर्फ दो बातें बोली है क्या, कि जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा तो जितनी भी एसेट हैं वो हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं लेना हमें, कैश इन हैंड नहीं लेना, कैश एट बैंक नहीं लेना, और जितने भी एसेट साइड जो चीज़ बटने वाली होती है वो भी नहीं लेनी। बाकी बचा जितने भी एसेट है जैसे मशीन, स्टॉक, डेटर, ये जितनी भी एसेट्स हैं सब हमें लेना है, बस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और जो बटने वाली चीज़ होती है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पीएनएल का लॉस, इसको नहीं लेना। और क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है इसलिए हम इसे यहाँ लेंगे। और कौन कौन सी लाइबिलिटीज आपकी होंगी, उन सारी लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इन सब को लेंगे। बस क्या नहीं लेना हमें, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ये नहीं लेना। जनरल रिजर्व नहीं लेना, रिजर्व फंड नहीं लेना, और पार्टनर का लोन नहीं लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पार्टनर्स कैपिटल में शो की जाती है, तो इसलिए ये यहाँ इसका पार्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको एनपीओ बताया था, उसमें बताया था जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और जो कैपिटल नेचर का होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो भी एसेट जो सेल हो सकते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और जो चीज़ बटने वाले होते हैं चाहे वो रिजर्व हो या कुछ भी हो, वो सारा पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है। ठीक है, क्या इतनी बात आपके समझ में आई आई है तो हाँ बोल दो यार। हाँ भैया। और भाई कोई, अभी भी तृप्ति नहीं समझ में आ रहा है या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम ही है। कोई नहीं। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, इसे आप बाद में भी आप जो है देख सकते हो यूट्यूब पे, कोई ऐसी कुछ नहीं है, उसका कोई आपको वो नहीं है, आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। होता है, समझ सकता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें यार, हमें तो अभी फिलहाल ऐसे ही एक एक करके कराना पड़ेगा। तो जितने भी रियलाइजेशन में डेबिट साइड एसेट होती है और क्रेडिट साइड आपने जितनी भी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर ली। अब अगर फर्म कोई भी एक्सपेंस पे करता है तो उसे हम टू बैंक के नाम से लिखते हैं, लाइबिलिटी पेड। यानी अगर फर्म कोई भी लाइबिलिटी पे करता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर यूज करेंगे टू बैंक। अगर फर्म कोई भी एक्सपेंस पे करता है जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड कमीशन वट, वो भी आपको जो है टू बैंक के नाम से, क्योंकि फर्म पे कर रहा है। अगर फर्म ने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की भी पेमेंट की है तो भी टू बैंक के नाम से आएगा। ठीक है, तो यानी आपको जो है ये जो मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है इसका मतलब है फर्म पे कर रहा है, चाहे वो हमारे पास जो भी लाइबिलिटी पड़ी हो या कोई भी एक्सपेंस हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी जो हमें रिकॉर्ड में नहीं है
उसकी भी पेमेंट अगर फर्म कर रही है तो डेबिट साइड। एंड ये जो है टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर पार्टनर अगर पार्टनर कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट करता है या एक्सपेंस की पेमेंट करता है तो उस जगह टू बैंक ना आके वहां पर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी जब फर्म पे करेगा तो टू बैंक, और जब पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे ही सेम डिटो यहाँ की साइड भी है। जितनी भी एसेट रिलीज हो रही हैं, जितनी भी एसेट रिलीज होंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर एसेट को बेचा है, बेच के जो पैसा आ रहा है वो फर्म के बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर अगर कोई पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है तो भाई उसका उसका पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है जो लेके चला जाएगा फालतू में। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर फर्म कोई भी एसेट लेके जा रहा है फर्म से तो भाई उसको भी पेमेंट करनी होगी, बट अगर वो कैश में नहीं कर रहा तो उसके कैपिटल से काट लेंगे। इसीलिए यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल। यानी अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मिस्टर ए टेक ओवर ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹50,000, यानी वो 50,000 की जो है फर्नीचर लेके जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर लिखेंगे बाय मिस्टर ए कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख देना कि क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है तो फर्नीचर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करने थे जो रियलाइजेशन में आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट है। और अगर क्रेडिट डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो वो लॉस है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा तो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट साइड आया तो लॉस है। तो ये पार्टनर यानी रियलाइजेशन अकाउंट है। और इसी के बेस पे जो है यहाँ जर्नल एंट्री लिख रखी है मैंने। ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप इसको कॉपी में नोट कर लो। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ही ले लो यार, वही बेस्ट है। ये नोट्स ऑलरेडी मैंने आप सबको दे रखे हैं आपके ग्रुप में, क्योंकि पिछली बार आपसे या प्री बोर्ड में ही देख लो आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई थी। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, इसको आप जो है कॉपी में बाद में जरूर लिख लेना, ठीक है। ये कुछ जर्नल एंट्री इसी के पे बेस पे बनी है। जिसको अकाउंट बनाना आता है, जिसको ये अकाउंट बनाना आ गया, उसको जो है एंट्री जर्नल एंट्री आ गई। मैं हमेशा आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूँ ना कि रटवाता हूँ। तो इसलिए अगर आपको जर्नल एंट्रीज की सीखनी है तो आपको जो है भैया एक आपको बार जो है, जनरल एंट्री दिखाना। हाँ जी, एक बार जनरल एंट्री दिखाना। हाँ मैं जर्नल एंट्री एक बार दिखा देता हूँ। ये है जर्नल एंट्री। जिसको अकाउंट बनाना आ गया, यानी जिसको अकाउंट्स में कौन सी चीज कहाँ आती है रियलाइजेशन अकाउंट पर, तो जर्नल एंट्री भी बना सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज है। एक तो यहाँ से स्टार्ट है और खत्म कहाँ है आपकी, यहाँ पर खत्म है। तो आप चाहो तो पहले यहाँ की स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। उसके बाद नीचे के भी हैं ये। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यहीं तक ही है। और ये हर कोई कर सकता है एज रियलाइजेशन की एंट्री, अगर उसे अकाउंट बनाना आता है। जैसे हम जो है एसेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में,
तो रियलाइजेशन में कहाँ हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड। देखो एसेट रियलाइजेशन में किधर की साइड है, डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, इसलिए इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड शो होगा, और टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट बिकता है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आता है, तो व्हेन एसेट रिलीज यानी क्रेडिट साइड आता है, इसलिए हम इसको एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब है कि ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आता है। व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है तो भी वो क्रेडिट साइड आता है रियलाइजेशन में, इसलिए जो है यहाँ पर एंट्री हो रखी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, यानी जिससे रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड, जिससे रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है उससे रियलाइजेशन डेबिट। ठीक है, ऐसे ही आपने लाइबिलिटीज के साथ भी करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझने ही होंगे। नेक्स्ट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, बहुत इजी है, बस क्रॉस पोस्टिंग करनी पड़ती है इसमें। रियलाइजेशन से ही क्रॉस पोस्टिंग करनी पड़ती है, इसीलिए। तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पार्टनर्स का बैलेंस लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी अगर ए और बी का जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है वो हम बाय बैलेंस बीडी में लिखेंगे, और जितने भी रिजर्व जो कि रियलाइजेशन में नहीं आते वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो इसे लिखा है बाय एक्यूमुलेटेड रिजर्व, यानी जो जनरल रिजर्व वगैरह है, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बटेंगी, पीएनएल है बटेगा। बट याद रखना गुडविल पुरानी नहीं बटती, पुरानी गुडविल नहीं बटेगी। एडमिशन रिटायरमेंट में तो गुडविल बांटते हैं पुरानी वाली, लेकिन डिसोल्यूशन में हम गुडविल को नहीं बांटते बल्कि उसको सेल कर देते हैं। तो इसलिए गुडविल को जो है रियलाइजेशन में ही शो किया जाता है जहां लिखा है टू एसेट। तो ये याद रखना कि ये जो है गुडविल जो है पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटते, वो रियलाइजेशन में जाता है। तो बैलेंस बीडी जितना भी आपका रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ये आपका एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, और उसके बाद रियलाइजेशन से क्रॉस पोस्टिंग होती जाएगी, यानी जो चीज़ रियलाइजेशन में डेबिट साइड आएगा किसी भी पार्टनर का नाम, वो रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आ जाएगा। जो रियलाइजेशन में जिस भी पार्टनर का नाम क्रेडिट साइड आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा। मतलब क्रॉस पोस्टिंग करनी है पार्टनर के नाम की, और किस नाम से, टू रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन के नाम से। अब जैसे अगर पार्टनर कोई भी एक्सपेंस और लायबिलिटी पे करता है, देखो अगर पार्टनर, मैंने यहाँ लिखा था पार्टनर पेड लायबिलिटी, लिखा है ना, पार्टनर्स कैपिटल मींस लायबिलिटी टेकन ओवर। टेकन ओवर मतलब जो भी लायबिलिटी एक्सपेंस है वो पार्टनर पे कर रहा है। तो रियलाइजेशन में अगर डेबिट साइड है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल में हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि ये रियलाइजेशन से उठ के आ रहा है। और अगर ए ने एक्सपेंस या लायबिलिटी की पेमेंट की है तो ए के अमाउंट में, और अगर बी ने अगर लायबिलिटी की पेमेंट की है तो बी के अमाउंट में। ठीक है, ऐसे रियलाइजेशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड ही आता है, जैसे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिखते थे कि प्रॉफिट इसका डेबिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ही आएगा, और अगर लॉस है तो यहाँ पर लॉस है तो ये लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, लेकिन नाम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन का ही। अगर कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आता है, ये लिखा है एसेट टेकन ओवर।
तो अगर कोई एसेट लेके जाता है तो क्रॉस पोस्टिंग उसका जो है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड होगा। ये लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट एसेट टेकन ओवर। तो ये जो है ये इसका मतलब है क्रॉस पोस्टिंग हुई है इसकी, और कुछ नहीं है इसमें। तो आप जरूर इसे ध्यान से देखना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगला जो है ये कैश अकाउंट, इसका भी आप जो है उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले ली? हाँ भैया। ओके। जिन जिन को मैंने ये चीज पहले भी करा रखा है तो ऑब्वियसली उनको उतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो नए हैं उनको मुझे सही से कराना ही पड़ेगा। और बाद में जब आपको सेंटर, जब मैं आऊँगा तो वहाँ पर भी उसको बताऊँगा, तो आपको ये तो रहेगा कुछ नई नई चीज़ें नहीं सीखी है। ये ऑलरेडी पहले बता रखा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो इसीलिए मैं इतना करा रहा हूँ। अदरवाइज तो जैसा कि आपको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताया, इसकी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको जर्नल एंट्रीज याद रखने हैं, तो अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप उसकी जर्नल एंट्री भी आराम से समझ सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट जो है एक तरीके के बैलेंस शीट की तरह काम करता है। जैसे कि एडमिशन और रिटायरमेंट में हमारा बैलेंस शीट दोनों तरफ के टैली हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है। इसी तरीके से हम इसमें जो है डिसोल्यूशन में कैश और बैंक बनाते हैं, तो उसमें भी जो है हम यही लेके चलते हैं कि अगर हमारा ये सही है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी सही है। तो अगर कैश का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं तो समझ लेना आपका जो है अमाउंट या आपने जो क्वेश्चन है ठीक किया है। तो ये आता कहाँ से है भाई? जहाँ जहाँ कैश की है एंट्री होगी उसको क्रॉस पोस्टिंग करते जाओ कैश बैंक में। यानी जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आया है, ये जो फाइनल पेमेंट है। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल का जब हम बैलेंस निकालेंगे तो उसे टू बैलेंस सीडी नहीं लिखते, उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। याद रखना, क्योंकि अब कंपनी बंद हो रही है तो यहाँ पर जो है टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस सीडी अब खत्म, क्योंकि फर्म बंद हो गया है। तो बैलेंस सीडी क्यों लिखे? बैलेंस सीडी तभी लिखते हैं ना जब हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट हम आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें जो है बैंक जो है लास्ट होता है, जो बैलेंस सीडी होता है। इसका मतलब है हमें बैलेंस सीडी नहीं लेना, हमें बैंक लेना है, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ही आपको बताऊंगा। बस आपने जो है ये फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना, ताकि जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो उसको मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म करता हूँ, ताकि आप ये